नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के विद्युत धारा पाठ का भाग 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या है, उसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा के विभिन्न स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे और विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल कि क्या कभी आपने ये देखा है कि जब कभी भी आप किसी प्लास्टिक की स्केल को रगड़ते हैं और उसके पास रगड़ने के पश्चात आप कोई हल्के से कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके पास लेकर आते हैं तो वो उस पर चिपकने लगते हैं। ऐसा आपने कभी देखा है? आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि एक स्केल को जब हम बहुत अच्छे से रगड़ रहे हैं और उसके पास जब हम कागज के टुकड़े हल्के लेकर आते हैं तो वो उस पर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उस पर हम उसे स्केल को रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण उसके अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और इसको विज्ञान की भाषा में आवेशित होना भी कहते हैं। तो ये तो हो गई जो आपने अपने जीवन में देखा है कि अगर आप रगड़ते हैं तो उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो जब आप हाथों को भी रगड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपके हाथ भी गर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से कि जब भी किसी दो वस्तुओं को आपस में, चालक वस्तुएं अगर आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस आवेश के बारे में आगे किसने सबसे पहले बताया, तो चला थोड़ी सी हम इसके इतिहास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों कि 600 बीसी में ग्रीक में एक दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। उन्होंने क्या किया, एक एम्बर की बनी हुई एक पदार्थ था, उससे बनी हुई उन्होंने एक छड़ ली और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने पर पाया कि जो एम्बर की छड़ है वो तिनकों या जो पक्षियों के जो पर होते थे उनको वो आकर्षित कर लेती थी। क्या कर लेती थी? आकर्षित करने लगती थी। इस गुण को उन्होंने विद्युत कहा। क्या कहा? विद्युत कहा। यूनानी भाषा में एम्बर जो धातु है जो थी उसको इलेक्ट्रॉन कहते थे। यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते थे। इसी कारण से थेल्स ने इस शक्ति का नाम इलेक्ट्रिक और हिंदी में इसे विद्युत कहते हैं रखा। तो अब आप समझे कि सबसे पहले विद्युत के बारे में या इलेक्ट्रिक के बारे में थेल्स ने बताया था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये एक टाइमलाइन है जिसकी सहायता से हम ये जानेंगे कि किस तरह से समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा आवेश और धारा के बारे में बताया। तो सबसे पहले आए 17वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट। कक्षा 7 में आपने ये पढ़ा है कि विलियम गिलबर्ट ने विभिन्न प्रयोग किए और उन प्रयोगों के द्वारा उन्होंने बताया कि जब वस्तुओं में परस्पर घर्षण होता है इस कारण से हल्की वस्तुओं को उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो 17वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट ने ये बताया कि जब कभी भी विभिन्न वस्तुएं आपस में घर्षण करती हैं तो उनमें अन्य वस्तुओं को जो हल्की हैं उनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उस विलियम गिलबर्ट के बाद फिर आए बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 में। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन भी बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और जब उन्होंने आकाशीय बिजली का अध्ययन किया तो उन्होंने ये बताया कि जो आकाशीय बिजली है जो घर्षण के कारण कैसे उत्पन्न होती है कि घर्षण, जब बादलों में घर्षण होता है उस कारण से आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। तो ये बताया कि घर्षण के कारण बादल आवेशित हो जाते हैं और इसी के कारण आवेशित जो आपकी आकाशीय बिजली है उसका निर्माण होता है। तो इसके बारे में, आकाशीय बिजली के बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद 18वीं शताब्दी में आए अलेक्जेंड्रो वोल्टा। काफी इनका नाम काफी फेमस भी है, काफी बहुत बड़े वैज्ञानिक भी रहे हैं अलेक्जेंड्रो वोल्टा। और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बैटरी का इन्होंने निर्माण किया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बैटरी का जो निर्माण किया था वो किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। और कब ये किया? 18वीं शताब्दी में। उसके बाद 1831 में माइकल फैराडे आए।
माइकल फैराडे भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और उस प्रयोगों के साथ उन्होंने सबसे पहले करंट की खोज की। आवेश की खोज तो पहले हो चुकी थी, लेकिन आवेश के साथ जब विद्युत धारा की खोज, जिसे आप इंग्लिश में करंट कहते हैं, उसकी खोज की थी, उसके खोजकर्ता थे माइकल फैराडे। और इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण किया और वो सन था 1831। इन्हीं के समकालीन दो और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन और दूसरे थे जोसेफ सॉन। ये दोनों ही समकालीन वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले फिलामेंट बल्ब की खोज की थी। आप जानते ही हैं और आपने पढ़ा भी है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने सबसे पहले बल्ब की खोज की थी और बल्ब की खोज में उन्होंने ये बताया कि जो करंट आप उसमें बहता है बल्ब में, वो उन्होंने बताया दिष्ट धारा है। यानी कि धारा को भी इन्होंने, विद्युत धारा को भी दो प्रकार के होती हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उसमें दिष्ट धारा के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे थॉमस एल्वा एडिसन। और इन्हीं के समकालीन थे 1856 और 86 के बीच आए निकोल टेस्ला। इनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे निकोल टेस्ला और इन्होंने एसी मोटर का आविष्कार किया था। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने तो डीसी से चलने वाले फिलामेंट बल्ब की खोज की थी जो एक सीमित क्षेत्र तक ही जो प्रकाश पहुंचाती थी या करंट पहुंचाती थी। लेकिन जब निकोल टेस्ला आए तो उन्होंने 1856 और 86 के करीब उन्होंने ये बताया कि अगर आप डीसी करंट को एसी करंट से बदल दें तो वो आप दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो एसी और डीसी के बारे में अभी मैं आपको और विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी, लेकिन एक आपको बस समझाने के लिए है कि आप ये समझें कि जो विद्युत धारा है वो दो प्रकार की है। एक है दिष्ट धारा जिसे आप डायरेक्ट करंट कहते हैं, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम ऑल्टरनेट करंट कहते हैं। तो इस तरीके से आवेश से लेकर के करंट तक के बारे में जो पूरी जानकारी दी इन विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर दी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि आवेश क्या है और इसको हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो विद्युत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक ऊर्जा का ही रूप है। तो जब भी हम किसी चालक को, जब भी कोई चालक उसमें अगर घर्षण उत्पन्न होता है तो वो आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जब भी हम किसी चालक को अगर हमें आवेशित करना है तो उसे हम घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं। जैसे कि अगर कोई रॉड है, धातु की छड़ है, उस पर अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं उसको तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। धनावेश को आप पॉजिटिव से दिखाते हैं और ऋण आवेश को आप नेगेटिव से दिखाते हैं। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि धातु की दो छड़ें हैं, जब इन्हें घर्षण द्वारा जब इन्हें रगड़ा जाता है या घर्षण उत्पन्न किया जाता है तो ये आवेशित हो जाती हैं और इन छड़ों पर अलग अलग आवेश आ सकता है, धनावेश भी आ सकता है, ऋणावेश भी आ सकता है। और यदि इन दोनों चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ देते हैं तो जो ऋण आवेश तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और धन आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दोनों छड़ें हैं, एक पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ है, एक पर धनावेश उत्पन्न हुआ है और जब आप इन्हें किसी तार से जोड़ते हैं तो जो ऋण आवेश है वो धन आवेश की तरफ गति करता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आप समझिए कि अगर आप इन्हें दो आवेशित छड़ों को अगर आप एक तार से जोड़ते हैं तो इसमें एक आवेश का प्रवाह होता है। आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो अब आप बच्चे समझे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस रेट से हो रहा है वही करंट कहलाता है या विद्युत धारा कहलाता है। तो इस तरह से आप समझे बच्चों कि किस तरह से हमने दो चालक छड़ें ली, अगर उनको आवेशित किया तो एक पर धनावेश एक पर ऋण आवेश आ गया और ऋण आवेश का धनावेश की तरफ जाना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो जब ऋण आवेश धनावेश की तरफ जाते हैं तो इसी तरह से करंट का निर्माण होता है। यानी विद्युत धारा कब उत्पन्न होती है? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं या वो गति करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब आवेश के प्रवाह की जो दर है वही विद्युत धारा कहलाती है।
और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि आवेश का जो प्रवाह है, जो आपका इलेक्ट्रॉन ही धनावेश की तरफ आएगा, धनावेश इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर अधिक है तो वो उस तरफ जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ऋणावेश धनावेश की तरफ आते हैं। लेकिन करंट की जो मूवमेंट होती है वो इन इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। अगर नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो करंट का फ्लो इसके अपोजिट होगा, यानी विपरीत दिशा में होगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो अब विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत अथवा धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। तो इस तरह से विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, I से दर्शाते हैं। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? I से। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या हो गया? अगर हमें विद्युत धारा पता करनी है तो विद्युत धारा बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, और बटा विद्युत आवेश के प्रवाह का समय यानी T। तो I इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन T, यानी कि विद्युत धारा बराबर हो गया प्रवाहित आवेश और बटा आवेश के प्रवाह में जो समय लग रहा है। तो आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, और समय का मात्रक आप जानते ही हैं, सेकंड होता है। तो अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक किसी चालक में प्रवाहित हो रहा है तो उसमें जो उत्पन्न विद्युत धारा है वो 1 कूलाम प्रति सेकंड होगी, या आप उसको एम्पियर भी कहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड, या आप उसे एम्पियर भी कहते हैं। तो ये बात हो गई विद्युत धारा की। अब बच्चों, हमने जाना था कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले विद्युत धारा की डीसी प्रकार के बारे में यानी डिस्ट धारा के बारे में थॉमस एल्वा एडिसन ने बताया था, क्योंकि इस धारा का प्रयोग उन्होंने किया था फिलामेंट बल्ब में। तो फिलामेंट बल्ब में जो उन्होंने धारा प्रयोग की थी वो डिस्ट धारा या डायरेक्ट करंट थी। उसके बाद आए निकोल टेस्ला। टेस्ला ने सबसे पहले ऑल्टरनेट करंट के बारे में बताया था। तो धारा, विद्युत धारा 2 प्रकार की हो गई। पहली डिस्ट धारा, जिसे आप डायरेक्ट करंट या शॉर्ट फॉर्म में उसे डीसी भी कहते हैं, और दूसरी हो गई प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और शॉर्ट में उसे एसी के नाम से जाना जाता है। तो करंट के 2 प्रकार के हो गए, एक एसी और एक डीसी। डीसी हो गया डायरेक्ट करंट, एसी हो गया ऑल्टरनेट करंट। तो आगे जो हम बात करेंगे तो एसी और डीसी के रूप में करेंगे। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं बच्चों, ये ग्राफ आपका डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट का है। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो अगर आपको ऑल्टरनेट करंट दिखानी है या डायरेक्ट करंट दिखानी है तो डायरेक्ट करंट में आप क्या करते हैं? जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के जो आप पैरेलल लाइन खींचते हैं वो आपका डायरेक्ट करंट को दर्शाती है, और ऑल्टरनेट करंट जो है वो आपको एक फ्लो के रूप में वो उसको फ्लो के रूप में दर्शाया जाता है। इस तरह से एक वेव लाइक जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो एसी करंट है, और जो रेड कलर से दिख रही है ये आपकी डायरेक्ट करंट या डीसी करंट है। तो ये एक ग्राफ है, इससे आप आगे भी बड़ी कक्षाओं में जानेंगे इस पूरे ग्राफ के बारे में, लेकिन एक आप इसके पूरे रूपरेखा समझ लीजिए कि करंट 2 प्रकार के हो गए, एक आपका डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट और एक ऑल्टरनेटिंग करंट। जो आपका ये डिस्ट धारा है, ये आप इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो ज्यादा से जो टॉर्च के सेल्स वगैरह हो गए, इनमें जो करंट है वो आपका डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है। इसके अलावा जो आपके ऑल्टरनेटिव करंट का यूज कहाँ होता है? ये पावर स्टेशनों से जो हमें धारा प्राप्त होती है, जो विद्युत धारा में प्राप्त होती है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। जो आपके घरों में जो करंट आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, वो ऑल्टरनेट करंट है। जो आप स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलाते हैं, ये जो करंट फ्लो होता है, जो हम पहला इलेक्ट्रिक सेल और दूसरा होता है जनरेटर, विद्युत जनित्र कहते हैं जिसे। आप इस चित्र में देख सकते हैं, या फिर ये जो आप घरों में यूज करते हैं, इस तरह से थोड़े पतले सेल आते हैं, थोड़े मोटे, अलग अलग तरीके के आकार के सेल्स आते हैं।
तो ये आपके जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक सेल है, इससे आपको करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है। और दूसरा जो माध्यम या स्रोत है वो है जनरेटर्स। घरों में अक्सर आपने देखा था शादी ब्याह में, या अक्सर जब कहीं कोई फंक्शन होता है तो अगर आपको कहीं लाइट जाने का ऐसी आशंका होती है तो हम ज्यादातर जनरेटरों का प्रयोग करते हैं। या फिर कारखाने हो गए, इस तरीके की जगह हो गई, बड़े बड़े कारखानों में भी हम विभिन्न प्रकार के जनरेटरों का उपयोग करते हैं। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत सेल की। तो आप बच्चों मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये जो है एक सेल है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप एक पाएंगे कि ऊपर एक ये रेड कलर की कोटिंग है और एक तरफ जो है आप देखेंगे एक नॉब जैसा है, गुंडी की तरह से है। एक ये सिरा हो गया और एक सिरा जो आप देख रहे हैं वो फ्लैट है। तो अब क्या होता है कि सेल जो है ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस सेल के अंदर रसायन होते हैं और इसके अंदर जो रसायन होते हैं वही रसायन जो इनके अंदर रासायनिक ऊर्जा है उसको परिवर्तित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। तो अब इस सेल में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इस सेल में दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका धनात्मक और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो अब ये क्या है, विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं की दो छड़ें होती हैं जिन्हें विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं, इस द्रव को हम वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं, विद्युत अपघट्य बर्तनों का उपयोग किया जाता है। तो सेल में दो तरह के इलेक्ट्रोड हो गए, एक तो आपका पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम एनोड कहेंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम कैथोड कहेंगे। इसको आइए आगे के चित्र में देखते हैं कि ये आप चित्र जो देख रहे हैं इसमें एक सेल को दिखाया गया है। उसके एक सिरे पर जिस पर धनात्मक आवेश आ रहा है उसको हम एनोड कहते हैं और जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। और जब भी इन्हें किसी तार से जोड़ा जाता है तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो इसके विपरीत दिशा में होगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और इस सेल में जो रसायन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य होता है और यही विद्युत अपघट्य आवेश प्रवाहित करने का काम करता है या आवेश देने का काम करता है। आगे अब सेल भी दो प्रकार के हो गए, पहला प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। मेरे हाथ में जो आप सेल ये देख रहे हैं ये प्राथमिक सेल है। इस प्राथमिक सेल को आप पुनः आवेशित नहीं कर सकते। एक बार आपने यूज कर लिया, आपने इसे टॉर्च में डाल दिया या आपने इसे ट्रांजिस्टर में डाल दिया, तो एक बार जब आपने इसका प्रयोग कर लिया तो दोबारा आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते, यानी इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम द्वितीयक सेल की बात करें तो द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राथमिक सेल में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं और द्वितीयक सेल में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं, यानी रिवर्सिबल होती हैं। इनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है प्राथमिक सेल का और द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इस सेल को आप कहाँ प्रयोग करते हैं, सोचिए आपने कहाँ देखा है इन सेलों का प्रयोग करते हुए। जी हाँ, जैसे आप घड़ी में, टॉर्च में, टीवी के रिमोट में इन सेलों का प्रयोग करते हैं। जो दीवार घड़ी है, जो आपके हाथ में जो घड़ी होती है उसमें आप बटन सेल का प्रयोग करते हैं और ये सारे उदाहरण हैं आपके प्राथमिक सेल के या प्राइमरी सेल के। इसके अलावा और भी उदाहरण है प्राथमिक सेल के, जैसे लेक्लांशे सेल हो गया, डेनियल सेल होगा, वोल्टिये सेल हो गया। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये ड्राई सेल का उदाहरण है। ये ड्राई सेल है या शुष्क सेल कहते हैं इसको। और द्वितीयक सेल में क्या हुआ, द्वितीयक सेल के उदाहरण होंगे सीसा संचायक सेल। और इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, कहाँ किया जाता है, जैसे कार में किया जाता है, ट्रक में किया जाता है। जो आपके घरों में इन्वर्टर्स लगे होते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सेल्स होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, क्योंकि इन्वर्टर को आप रिचार्ज भी कर रहे होते हैं तो वो रिचार्जेबल है, तो इस कारण से वो सेकेंडरी सेल है। तो सेल दो प्रकार के हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। थोड़ा सा हम प्राइमरी सेल के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं कि प्राइमरी सेल जो है उसमें दो छड़ें होती हैं, एक जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे ये आप चित्र में देख रहे हैं लेक्लांशे सेल है जिसका एक सेक्शन आपको दिखाया गया है। ये सेल तो पूरा कवर होगा लेकिन आप एक तरह से अगर आप उसको काट कर देखें तो कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी।
तो ये लैग्रांज सेल है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक जो सिरा है वो आपका पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है एक छड़, और एक छड़ जो है वो नेगेटिव चार्ज की है। तो ये जो आपकी पॉजिटिव वाली है कार्बन की बनी हुई छड़ है, और इसके चारों ओर जो चूरा है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण है, और दूसरी जो छड़ है वो जस्ते की छड़ है। और ये दोनों छड़ें जिस विलयन में डूबी हुई हैं वो विलियम है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है, और विद्युत अपघट्य होने के कारण ही ये जब इसका अपघटन होता है तो जो धनात्मक आवेश होता है वो धनात्मक छड़ पर इकट्ठा हो जाता है और ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक, और जब आप इसको किसी तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश की तरफ जाता है और इस तरीके से करंट का निर्माण होता है। दूसरा इसी तरह वोल्टीय सेल है, डेनियल सेल है। इसमें आप देखेंगे जो विद्युत अपघट्य है वो कॉपर सल्फेट का है, और इसमें एक तांबे का बर्तन है और एक छड़ जो है आपकी नेगेटिव वो जस्ते की है। तो इस तरीके से डेनियल सेल हो गया। वोल्टीय सेल में भी इस तरह से दो छड़ें हैं, एक पॉजिटिव रॉड है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव जो है वो तांबे की छड़ है, नेगेटिव जो है वो जस्ते की छड़ है, और जो विलयन इसमें यूज हुआ है वो गंधक का अम्ल है जो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य कर रहा है, और अपघटन होने के पश्चात जो धनात्मक आवेश है वो तांबे की छड़ की तरफ जाता है, ऋणात्मक जो है वो जस्ते की तरफ आता है। तो इस तरीके से इसमें आवेश का प्रवाह होता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक विद्युत अपघट्य आवेश प्रवाहित करता रहता है। जैसे ही आवेश का प्रवाह आवेश समाप्त हो जाते हैं तो ये सेल भी काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जो प्राथमिक सेल है, जो प्राइमरी सेल है, इनको आप पुनः आवेशित नहीं कर सकते। इसी तरह ये शुष्क सेल जो मेरे हाथ में है, इसकी अगर आप संरचना आप इसे आधा काट कर देखें तो आप देखेंगे अंदर जो है कार्बन की रॉड नजर आएगी अंदर, और ये जो आप पीतल के ऊपर टोपी देख रहे हैं ना, ये जो है पीतल की टोपी है। ये एक तरीके से आप ये एनोड की तरह कार्य करता है, और ये जो जस्ते का पीछे सिरा जो देख रहे हैं जो फ्लैट है ये कैथोड की तरह काम करता है। तो और इसके अंदर जो रसायन भरे हुए हैं वही रसायन इसमें किसका, अमोनियम क्लोराइड का वो होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड होता है, और ये विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इसमें अपघटन होता है और क्या होता है कि जो पॉजिटिव आवेश है वो आपके इस टिप की तरफ आते हैं, नेगेटिव जो है वो फ्लैट जो एरिया है उस तरफ आते हैं। तो इस तरह से जब आप इसे किसी तार से जोड़ते हैं तो इसमें करंट का फ्लो होता है। तो ये एक शुष्क सेल है। अब हम बात करेंगे एक द्वितीयक सेल की। क्योंकि द्वितीयक सेल क्या है, ये इसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, और इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। पहले क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम सेल का आवेशन कहते हैं। और जब हम इस सेल का उपयोग करते हैं तो यही जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं, अतः इसे संचायक सेल भी कहते हैं। क्योंकि आपने घरों में इन्वर्टर देखा होगा, तो इन्वर्टर इसी का उदाहरण है, द्वितीयक सेल का उदाहरण है। इसमें आप क्या करते हैं, पहले आप विद्युत ऊर्जा देते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है। भाई जो आप जब आप इसे रिचार्ज कर रहे होते हैं इन्वर्टर को, बैटरी को, तो बैटरी जो है वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, और जब लाइट नहीं होती है तो वही इन्वर्टर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आपके घर में लाइट या प्रकाश प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये जो बैटरी है इसको जो सीसा संचायक सेल है, क्योंकि इसमें आप संचय कर रहे हैं ऊर्जा का, तो इसीलिए इसे संचायक सेल भी कहते हैं। तो ये आपकी सीसा संचायक सेल विद्युतीय सेल का उदाहरण है, और घरों में इसका अक्सर प्रयोग आप इन्वर्टर की बैटरी के रूप में करते हैं, जो बैटरी है उसके रूप में करते हैं। अब बैटरी क्या है, जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है, जो संयोग बनता है उसको हम बैटरी कहते हैं। आप ये देख रहे होंगे चित्र में कि ये कई सारी जो बैटरियां हैं, इनको अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सेल हैं, इनको एक प्रॉपर तरीके से जोड़ा गया है। जैसे सेल का अगर धनात्मक सिरा है तो उसको ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाएगा, ऋणात्मक सिरे को धनात्मक सिरे से जोड़ा जाएगा। इस तरह से कई सारे सेलों को हम जोड़ते हैं। धनात्मक को हम ऋणात्मक से जोड़ते हैं, उसके बाद धनात्मक फिर यहां आ गया, फिर ऋणात्मक आ गया, तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा, नेगेटिव को पॉजिटिव से, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से। इस तरीके से हम जब कई सारे सेलों को जोड़ते हैं तो इस संयोग से बैटरी का निर्माण होता है। सीसा संचायक सेल दो या दो से अधिक सेल को जोड़कर तैयार किया जाता है, इस कारण इसको बैटरी भी कहते हैं। तो सीसा संचायक सेल जो है वो ज्यादातर बैटरी के नाम से जाना जाता है।
जो घरों में इन्वर्टर के साथ जो आपकी बैटरी लगी होती है वही आपका सेकेंडरी सेल का उदाहरण है, या आप उसे सीधा संचायक सेल भी कह सकते हैं या बैटरी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो सेल का प्रकार हो गया, जो विद्युत धारा के स्रोत में पहला प्रकार हो गया सेल। दूसरा था जनरेटर या जनरेटर। अब जनरेटर क्या है? जनरेटर में क्या होता है बच्चों की जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो जनरेटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। जनरेटर चलाने के लिए हम डीजल का, पेट्रोल का, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जो पावर स्टेशंस में जो हम जनरेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे जो पावर स्टेशंस हैं वहां पे जो जनरेटर लगे होते हैं, उन जनरेटरों को चलाने के लिए हम और भी प्रकार की ऊर्जा, जैसे भाप ऊर्जा हो गई, वायु ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, उसका प्रयोग करते हैं पावर स्टेशंस पे जो विद्युत के निर्माण के लिए। और इसके अलावा पावर जनरेटर चलाने के लिए हम जल ऊर्जा, भाप ऊर्जा का प्रयोग भी करते हैं। और आप ये चित्र देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनको चलाने में जो जनरेटर प्रयोग होता है, ये उस जनरेटर का चित्र है। तो आप देख रहे हैं कि इनका आकार कितना बड़ा है, क्योंकि ये बड़े एरिया में विद्युत को प्रदान करते हैं। लेकिन आपने शादी ब्याह में भी छोटे छोटे जनरेटर्स भी देखे होंगे जो अक्सर ज्यादातर पेट्रोल या डीजल से चलते हैं या मिट्टी के तेल से चलते हैं। वो थोड़ी मात्रा में फिर विद्युत प्रवाहित करते हैं या थोड़ी मात्रा में करंट प्रदान करते हैं। लेकिन बड़े बड़े कारखानों में जो यूज हो रहे हैं, जो प्रयोग हो रहे हैं, वो बड़े बड़े पावर स्टेशंस में जो जनरेटर्स यूज हो रहे हैं, वो काफी भारी मात्रा में करंट का प्रवाह करते हैं, भारी मात्रा में करंट देते हैं। तो इस तरीके से विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के दो प्रमुख स्रोत हो गए। एक सेल, जो कि मैंने आपको अभी बताया, सेल प्राय सेल दो प्रकार के हो गए, प्राथमिक सेकेंडरी सेल। दूसरा हो गया जनरेटर। तो जनरेटर जो बड़े बड़े कारखानों के लिए प्रयोग होते हैं, पावर स्टेशन के लिए प्रयोग होते हैं। तो इन दोनों चीजों की सहायता से आपको करंट प्रदान होता है, करंट की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, अब इसके बाद हम जानेंगे कि विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। अब विद्युत चालक की बात हो रही है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिन वस्तुओं में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उन वस्तुओं को हम विद्युत चालक कहते हैं। जैसे कि जितनी धातुएं होंगी, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट, पारा, इन सभी वस्तुओं में सारी वस्तुएं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, वो विद्युत चालक है। और जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उनको विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, लकड़ी। कहते हैं ना कि जब भी आप कभी कोई स्विच ऑन कर रहे हैं तो आप चप्पल पहने रखिए, रबड़ की चप्पलें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं करंट लग जाए। तो इसलिए ज्यादातर हमें कहा जाता है कि जब भी आप विद्युत उपकरणों का प्रयोग करें तो आपके हाथ में जरूर कुछ ना कुछ विद्युत रोधी चीजें होनी चाहिए, जिससे आपको करंट ना लगे। तो इस बात का प्रिकॉशन रखा जाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है, और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा के दो प्रकार के बारे में हमने जाना। पहला प्रकार था दिष्ट धारा, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। दूसरा प्रत्यावर्ती धारा, जिसे अल्टरनेट करंट कहते हैं। और विद्युत धारा के दो स्रोत हैं, एक सेल, विद्युत सेल, और दूसरा जनरेटर। जब दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो वो बैटरी का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर हम संयोग को बैटरी कहते हैं। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। और इसके साथ साथ हमने जाना विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं और विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा उसके बारे में आज एक आकलन द्वारा समझते हैं। ये रिक्त स्थान है जिसको आपको पूर्ति करना है। तो पहला है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? क्या सीखा था? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जी हाँ, आप इसको अपनी कॉपी में जरूर करिएगा और लिखिएगा कि विद्युत धारा डैश कितने प्रकार की होती है। हमने दो प्रकार की सीखी थी। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, अभी बताया था बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश संचित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिस पर ऋणावेश होता है, क्या बताया था मैंने आपको? कैथोड या एनोड? जी हाँ, कैथोड। उसके बाद प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है? आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। तांबा, एल्युमिनियम, चांदी आदि कैसे पदार्थ है? विद्युत रोधी है या विद्युत चालक है? विद्युत चालक है। तो इस तरीके से बच्चों, आप इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में करिएगा। आज आपका गृह कार्य क्या है कि बच्चे अपने घर में आसपास दिखाई देने वाली उन उपकरणों की सूची बनाएंगे
जिनमें आप क्या जिसमें करंट या विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो और ये सारी वस्तुओं के नाम आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो विद्युत से चलती है। इस तरीके से आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है बच्चों। अगले प्रकरण में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।